आज के इस एपिसोड में बात नागौर से हनुमान बेनीवाल की करेंगे, बात बांसवाड़ा से राजकुमार रोत की करेंगे, बात बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी की करेंगे। क्योंकि अमूमन राजस्थान में होता यूं है कि भाजपा बनाम कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है, मगर उस पूरे सीधे मुकाबले में ये तीन चुनावी चेहरे ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इन तीनों की हार और जीत से इनके व्यक्तिगत और इनके जो राजनीतिक समीकरण हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि तीनों ही विधायक हैं, वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में तीनों ही विधायक हैं। अगर हार भी गए तो विधायक तो रहेंगे, मगर उसके बावजूद ये हार उनसे बहुत कुछ छीन सकती है, ये जीत उन्हें बहुत कुछ दे सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए उन तीनों के लिए जीत बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। समीकरणों की शुरुआत नागौर से करते हैं, फिर बांसवाड़ा से होते हुए बाड़मेर तक पहुंचेंगे। तो नागौर का चुनावी मैदान, जिसमें हनुमान बेनीवाल बनाम ज्योति मिर्धा मुकाबला था। हनुमान बेनीवाल आरएलपी से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। एक तरह से मुकाबला सीधा दो दलों के बीच में था, मगर उसके बावजूद यहाँ के परिणाम हनुमान बेनीवाल के लिए व्यक्तिगत और उनकी राजनीतिक जो पार्टी है आरएलपी, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो बीते विधानसभा के चुनाव हैं उसमें आरएलपी का प्रदर्शन कुछ ज़्यादा बेहतर रहा नहीं। आरएलपी एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रही थी। कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे थे कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, राजस्थान में एक अच्छा खासा हमारा प्रभाव देखने को मिलेगा। मगर विधानसभा चुनावों के जब परिणाम आए वो प्रभाव कहीं दिखा नहीं। हनुमान बेनीवाल खुद बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए, बहुत छोटे मार्जिन से वो विधानसभा पहुँचे। तब ऐसे में लोकसभा उनके लिए एक आखिरी विकल्प की तरह देखा जा रहा है। उस लोकसभा चुनाव से पहले भी इस राजनीतिक दल ने अनेक उलट पुलट उथल पुथल देखी, जिसमें इनके कई कड़े और मजबूत सिपे सालार इनको छोड़कर दूसरे दलों की तरफ चले गए। तो अब ऐसे में अगर ये लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल हार जाते हैं, और वो भी नागौर से, जिसको उनका गढ़ कहा जाता है, वो भी तब जब एक गठबंधन में मजबूत मुकाबला लड़ा हो, तो फिर उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। उनकी व्यक्तिगत जो छवि उन्होंने बहुत बड़ी बना रखी है उस पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। परंतु अगर जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए ये अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं उनको एक जीवनदान मिलेगा, राजनीतिक संजीवनी प्राप्त होगी, और विधानसभा के चुनावों को भूलकर वो नागौर में एक अपनी बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार करेंगे। और हो सकता है आगे आने वाले समय में आरएलपी पुनः मजबूती से चुनाव लड़ती दिखाई दे। तो नागौर के मुकाबले में अब मामला सिर्फ हार और जीत तक सीमित नहीं है, यहाँ राजनीतिक अस्तित्वों की लड़ाई लड़ी जा रही है। अस्तित्व ज्योति मिर्धा का भी वहाँ दाव पर है, मगर हनुमान बेनीवाल एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर जिस तरह से खुद को विकसित कर रहे थे, उस पर इस चुनाव परिणाम के बहुत ज़्यादा प्रभाव होंगे। अगला चेहरा आता है बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से राजकुमार रोत की जब बात करते हैं तब ये कहा जाता है कि एक ऐसा चेहरा जो बड़ा ही लाइमलाइट से दूर रहता है, ज़्यादा सुर्खियों में रहता नहीं है, मगर उनके समर्थकों की अच्छी खासी फौज उनके हिस्से हैं, उनके लोग उनके साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहते हैं। अपने उस क्षेत्र का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है, अपनी पार्टी का निर्विवाद रूप से सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। पार्टी होती है भारत आदिवासी पार्टी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया। 3 सीटें तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे मजबूत तरीके से जिसने प्रदर्शन किया वो भारत आदिवासी पार्टी थी। 3 सीटें वो जीते हैं, काफ़ी सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे और बड़े अच्छे खासे वोट उन्होंने प्राप्त किए। तो जब पार्टी उठ रही है, जब पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ना, फिर उसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव भी तकरीबन 1 लाख के आसपास के मार्जिन से जीते थे। बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं, पूर्व में भी एक बार विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार अभी विधायक बने हैं। ऐसे में अगर वो ये चुनाव अपनी पार्टी के लिए जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा के बाद अब संसद के गलियारों में दस्तक देती दिखेगी, आवाज़ संसद में सुनाई देगी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति परिस्थिति है। परंतु अगर वो यहाँ से हार जाते हैं तो फिर उनके लिए राजनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि सिर्फ विधानसभा में अपने उस सीमित क्षेत्र में तो प्रभाव अपना रख सकते हैं, मगर जब बड़े मुकाबले होते हैं तो उनका प्रभाव उस तरह से देखा नहीं जाता है। राजकुमार रोत जो खुद लगातार जीत के रथ पर सवार है, विजय के रथ पर सवार है, ये हार उनके उस रथ को रोक सकती है, उनके राजनीतिक जो सफ़र है उसमें एक ब्रेकर की तरह दिख सकती है। तो ऐसे में राजकुमार रोत की हार जीत से भी उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो असर उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस पर भी दिखाई देगा।
तो इस लिहाज से ये एक मुकाबला, क्योंकि बात उन्हीं मुकाबलों की कर रहे हैं जो भाजपा बनाम कांग्रेस से इतर लड़े गए। ये मुकाबला भी अपनी पार्टी से लड़े, हालांकि कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, बिठाने की कोशिश की, नहीं बैठा, फिर राजकुमार रोत को समर्थन जरूर दे दिया हो, मगर राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले खुद अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब ये परिणाम बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे कि यहाँ अब उस वागड़ का सबसे बड़ा नेता कौन, क्योंकि उनके सामने जो लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी वागड़ के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, महेंद्र जीत सिंह मालवीय। महेंद्र जीत सिंह मालवीय अगर जीत जाते हैं तो फिर वो यहाँ ये दिखाने में सक्षम हो जाएंगे कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो जहाँ जाकर चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परंतु अगर राजकुमार रोज जीतते हैं तो वो ये दिखाने में सफल रहेंगे कि अब पार्टियों के पैमाने उस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में थोड़े फीके पड़ रहे हैं, यहाँ बात अब भारत आदिवासी पार्टी की ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक परिणाम भी बहुत ज़्यादा राजनीति को प्रभावित करने वाला परिणाम देखा जाएगा। और तीसरा सीट बाड़मेर, वहाँ पर भी भाजपा बनाम कांग्रेस से इतर जिक्र रविंदर सिंह भाटी का ही लगातार हो रहा है। चुनावी मुकाबला बड़े बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं, बड़े मजबूत मुकाबला वो लड़े हैं, मगर उसके बावजूद परिणाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और उसका कारण यूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार निर्दलीय के रूप में बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी है। फिर चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटी की चुनाव हो जिसमें कि उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े मार्जिन से जीतते हैं। उसके अगले दौर में जब उनके साथी चुनाव लड़ते हैं यूनिवर्सिटी का, उनको भी वो वहाँ पर जिता ले जाते हैं। फिर आते हैं विधानसभा की तरफ, शिव में पुनः टिकट की तनातनी होती है, राजनीतिक उस ड्रामे के बीच में पुनः एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अब एक बार पुनः लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में है, अपार जन समर्थन, अपार जन समूह उनके लिए चुनाव प्रचार में खड़ा दिखाई दिया, मगर आखिरी बात चुनाव मतदान की जो पेटियाँ है वहाँ से जो निकलेगी उस तक जाकर ठहरती है। तो अब यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार निर्दलीय के रूप में अपने आप को सबसे बड़ा योद्धा साबित करते रविंदर सिंह भाटी क्या इस बार भी उस विजय रथ को इसी प्रकार से बरकरार रख पाएंगे, या फिर इस बार उन्हें नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। अब इनका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर वो जीत जाते हैं तो यकीन मानिए उस मरुधरा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर उभरेंगे। एक ऐसा चेहरा जो भीड़ लाने में सक्षम है, ऐसा चेहरा जो अपनी बातों से लोगों को लुभाने में सक्षम है, बातों से लोगों को अपने पाले में लाने में सक्षम है, जो जातीय समीकरणों को वहाँ ध्वस्त करता दिखाई देता है। एक ऐसा चेहरा जो आगे आने वाले राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में वहाँ रहने वाला हो। परंतु अगर वो चुनाव हार जाते हैं, ये तमाम बातें जो मैंने कही वो जब जीत जाते हैं तब की स्थिति परिस्थिति, मगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर यकीन मानिए लोग कहेंगे कुछ तुक्के थे लग गए, बड़ी लड़ाई में सफल नहीं हो पाए। लोग कहेंगे कि हर एक जगह चुनावी मैदान में उतर जाना इतना आसान होता नहीं है। लोग कहेंगे राजनीतिक राहों के इन तमाम चीज़ों में अब रविंदर फीके पड़ने लगे हैं, कि तमाम बातें होगी, ये सारी बातें होगी। हालांकि वहाँ जो चुनावी परिदृश्य है बताया ये जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस बनाम रविंदर सिंह भाटी में अब सीधी टक्कर है। भाजपा उस तरह से उस चुनावी मैदान में दिखाई दी नहीं, मगर असल चीज़ तो जब मतपेटियाँ खुलेगी तभी सामने आएगी। मगर इस हार और जीत का रविंदर सिंह भाटी के अस्तित्व पर भी, राजनीतिक भविष्य पर भी बहुत गंभीर परिणाम दिखने वाला है। अगर जीतेंगे तो एक बहुत बड़े नेता के तौर पर, जिनका फिर प्रदेश के तौर पर भी अगर देखे जाते हैं व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। हार जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनसे छिनती हुई दिखाई देगी, बहुत सारी चीज़ें उनके उस राजनीतिक सफ़र से हटती और घटती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम चीज़ें तीनों ही चेहरों पर पड़ने वाली, और इन तीनों चेहरों का जिक्र मैंने पहले भी बताया सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस बनाम बीजेपी से इतर तीसरे मोर्चे के रूप में, तीसरे चेहरे के रूप में चुनावी मुकाबले लड़ते रहे हैं। तो राजस्थान में जहां अमूमन मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस होता है, इन चेहरों का मजबूत होना, तीसरे विकल्प को मजबूती देना, इन चेहरों का कमज़ोर होना तीसरे विकल्प की संभावनाओं को समाप्त करने जैसा होगा। तो इन तीनों ही मुकाबलों पर नज़र बनी रहेगी, यहाँ के परिणामों पर नज़र बनी रहेगी, और साथ ही इन तीनों ही सीटों पर और इससे इतर कुछ और सीटों पर आपके अगर कोई फीडबैक हो, आपके कोई विश्लेषण हो, वो भी आप हमें भेजिए। उस पर भी कोई एक एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।